नमस्कार भारत को, विश्व को, आप सबको। फिर एक वीडियो लेके उपस्थित हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे देखा कि फेसबुक पे लाइव हो रहा था दोबारा, तो मैं फिर लाइव आ रहा हूँ। इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है, कुछ ना हो तो हमारे सर पर है, लेकिन बोलना पड़ेगा। समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। देश को, देश की जनता को, देश के लोगों को, देश के उन लोगों को जो राजनीति में है या नहीं है, देश की जनता को, वोटर को, भारत के बच्चों को, जवान को, पुरुष को, सबको बोलना आवश्यक है। उनको समझना आवश्यक है। उनको समय चाहिए इन सबको सोचने के लिए कि हम देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। मैं कई स्पीच सुन रहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मोदी की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की। वो आजकल स्पीचों में कई बातें कह रहे हैं जो मेरी समझ से तो बाहर है। आपकी समझ में आती हो तो मैं नहीं जानता। जैसे एक बहुत बड़ी पॉइंट वो कह रहे हैं, मैंने कुछ वैसे पॉइंट लिखे हैं अपने इसमें, इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर, आप पढ़ सकते हैं उनको, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ थोड़ा ब्रीफ में कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे देश के पूजनीय कह सकते हैं, आदरणीय कह सकते हैं प्रधानमंत्री, जिनको मैं डॉक्टर मोदी कहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है देश की पब्लिक के ऊपर से, उसको इज्जत देनी चाहिए। और इज्जत में वो डॉक्टर क्लिक कर देता हूँ कि ऑथर भी हैं वो, बेशक उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री नहीं प्राप्त की हो, लेकिन वो बहुत कुछ जानते हैं। उनके हिसाब से, आपके हिसाब से कितना जानते हैं मैं नहीं कह सकता, और मेरे हिसाब से कितना जानते हैं मैं ये भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री रहे 5 साल, और उनको ऑनर होना चाहिए, और हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं, आजकल एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो स्पीचों में, वो कह रहे हैं कि देश को एक स्थायित्व सरकार चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं। देश को बहुत अच्छी सरकार चाहिए साहब। आपके पास 2014 में तो फुल मेजोरिटी आई है, जिसको मेजोरिटी कहते हैं। 50% एमपी की सीट, और एक इसको सब बहुमत कहा जाता है। आपके पास तो एक प्रचंड बहुमत हासिल था आपके साथियों को मिला के, एनडीए वालों को। इतनी शक्तिशाली सरकार तो राजीव गांधी के बाद या इंदिरा गांधी के बाद आप ही की है। इन 5 सालों में आपने क्या स्थायित्व दिया है? कौन सा ऐसा फैसला आपने लिया है जिसको कहा जाए कि एक स्थायित्व गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेबल गवर्नमेंट ले सकती है? जो भी आपने फैसले लिए अपने लेवल पे लिए, प्रधानमंत्री के लेवल पे लिए, सरकार के मिनिस्टरों की उसमें सहमति खाली फॉर्मेलिटी के रूप में शामिल थी, वास्तविकता में नहीं। हमने 5 साल में सरकार का एक ही मंत्री देखा जिसमें 70 मंत्री शामिल हैं उसके विचारों में, और वो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मोदी। प्रधानमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, और सभी मंत्रालयों के हेड के रूप में हमें तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। बाकी मंत्री तो नामचारे के लिए कभी आ जाते हैं, कोई बचाव का कोई स्टेटमेंट देना हो तो उसके लिए आ जाते हैं, जो कि सही नहीं है। पहले किसी जमाने में सरकारें होती थी तो सब मिनिस्टर सामने आया करते थे। आप स्थायित्व देने की बात करते हैं, वो सरकार चाहिए जो स्टेबल हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री की हैसियत से क्या कहेंगे? उन्होंने 10 साल सरकारें चलाई है। उनके पास पूरी मेजोरिटी नहीं थी, कम मेजोरिटी थी, कम लोग थे उनके साथ, फिर भी उन्होंने चलाई है, और आपसे अच्छी चलाई है। उन्होंने फैसले लिए हैं, सबको मिला के चलाया है। उन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई। लोग तो कहते हैं वो सोनिया के गुलाम थे, आप ये देखिए वो तो गुलाम भी बनने को तैयार थे। ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं वो, जिनको आप कहते हैं कि रेन कोट पहनकर नहाया करते थे। उनकी आप बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे अपने समय में, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। आपने उन प्रधानमंत्री के जो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, जिनको दुनिया जानती है, जिनके नाम के अवार्ड हुए हैं, तो विश्व प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट हैं, इनके बराबर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई आपका दिमाग नहीं है, ऐसा कोई आपकी क्षमता नहीं है ऐसा जिसका मुकाबला किया जा सके, उनकी आप बुराई करते थे। पढ़े लिखे इंसान, शरीफ इंसान, जो आपसे भी ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की होगी आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो झूठे सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। आप ऐसे व्यक्ति की आप बुराई करते रहे इतने दिन, उनके समय में बुराई करते थे, उनके बाद में भी बुराई करते थे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने आपको एटॉमिक पावर का एग्रीमेंट ला के दिया, न्यूक्लियर का 1, 2, 3 एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया था। और आप कहते हैं कि आपको स्थायित्व चाहिए। स्थायित्व क्या एमपी के गिनने से आ जाता है? स्थायित्व आता है आपका कर्म से, आपके फैसलों से, आपके अधिकार से, आपके डायनेमिज्म से, जो कि आप में खाली दिखाने के लिए है, अपना माइंड चलाने के लिए नहीं है। दुनिया चलती है माइंड से, कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से, जो कि आप में नहीं है। आप कहते हैं कि जो मैं कहूँ वही सही है, मेरी बात सुनो, मेरे मन की बात सुनो, कोई दिमाग की बात तो आप करते ही नहीं है। तो मन की बात सुनेंगे वो भी वन वे ट्रैफिक होता है आपका। आप पब्लिक के बारे में क्वेश्चन नहीं करते। नरसिम्हा राव ने एक बार मन की बात की थी, लोगों से बात की क्वेश्चन आंसर दी थी, शायद उन्होंने एक ही बार की।
मनमोहन सिंह साहब तो सबके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे जब भी वापस आते थे, कितनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की। आपके पास अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी समय नहीं, क्योंकि आप 18-19 घंटे काम करते हैं, और बाकी वो लोग तो 7-8 घंटे काम करते थे, क्योंकि क्लर्क लेवल के थे वो सुबह आ जाते थे 10 बजे 9 बजे, अपना सब पंच कर देते थे और शाम को 5 बजे घर चले जाते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती थी। अरे साहब, स्थायित्व की आप बात कीजिए, बहुत बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आपने स्थायित्व सरकार दी है। आपने अगर स्थायित्व सरकार दी होती, स्टेबल गवर्नमेंट दी होती, तो ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। आपको ये नहीं बोलना पड़ता इस बीचों में जाके। आप जो जो बातें बोल रहे हैं वो बेकार की बातें बोल रहे हैं। आप चाहते हैं श्रेय लेना, किस बात का? पुलवामा का आप श्रेय लेंगे? आप श्रेय लेना चाहते हैं एयर स्ट्राइक का, बालकोट की? ठीक है, आप लीजिए, आप श्रेय लीजिए नोटबंदी का, वो आप लेते भी हैं, लेकिन उसका उधार कौन देगा जो आपने नुकसान किया है? वो कहाँ से पूर्त करेंगे आप? जो आपने नोटबंदी की वजह से नुकसान किया, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो आपने इतने नुकसान किया है देश का, जो आप कहते हैं 3 लाख करोड़ आ गए आपके खाते में, कौन से 3 लाख करोड़ खाते में आ गए साहब? जरा बताइए तो सही क्लियर रूप से। आरबीआई ने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं। आरबीआई कहेगा या आप कहेंगे, कौन कहेगा? जरा बताइए कौन से बैलेंस शीट में आपने 3 लाख करोड़ लिए हैं? अगर 3 लाख करोड़ बैलेंस शीट में लिए हैं तो नुकसान क्यों हो रहा है बजट के हर साल? क्यों आप डेफिसिट शो कर रहे हैं? 3 लाख करोड़ आपने गिरने वापस क्यों नहीं किया बाहर के देशों का, विश्व बैंक का, आईएमएफ का, दूसरों का क्यों नहीं वापस किया? फिर आप किस लिए घाटा शो कर रहे हैं कि हमारे बजट में घाटा, हम टैक्स लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे? जीएसटी आपने की तो आपने ये नहीं देखा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, किस तरह लोगों को आसानी से। आप सरल कहते हैं, जिसे सरल कहते हैं तो मुश्किल क्या होता है? आप जो भी आजकल बातें कर रहे हैं, स्थायित्व की बात कर रहे हैं, आपके पास स्थायित्व की बात करने का समय है, बालकोट की बात करने का समय है, पुलवामा की बात नहीं करते हैं आप। आपने पुलवामा के बारे में नहीं बताया कि हमारी इतनी सारी फौज होते हुए, हमारी इतनी इंटेलिजेंस होते हुए, हमारा सब कुछ होते हुए पुलवामा हुआ क्यों? अगर पुलवामा हुआ नहीं होता तो बालकोट की आवश्यकता थी क्या? पठानकोट के अंदर आके हमारे फौजियों को कैसे मार गया दूसरे देश का आदमी? आपने पुलवामा को कह दिया कि पाकिस्तान की वजह से हुआ, कोई सबूत नहीं दिया आपने पाकिस्तान को। पाकिस्तान आज भी कह रहे हो कोई सबूत नहीं मिला। आपका कोर्ट आपके सबूत नहीं मानता है। कल ही फैसला हुआ था कोर्ट में, उन्होंने कहा कि सबूत वैलिड नहीं है जो भी दिए हैं एनआईए ने। आपका कोर्ट आपकी एजेंसियों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किए सबूत को नहीं मानता है, तो क्या पाकिस्तान का कोर्ट मान लेगा? आप दूसरे देश को तो दबाना चाहते हैं, अपने कोर्ट को आप नहीं कहते भी। आप क्यों नहीं मानते? उनके एविडेंस एक्ट के हिसाब से वो कहता है कोर्ट की ये सबूत माननीय नहीं है, सबूत पेश नहीं किएगा, यह केस सही बनाया नहीं गया है। ये एनआईए का हाल है, आपकी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन की। यही सीबीआई को जूते पड़े थे 2G में। आपकी एजेंसियां, क्या वो किसी भी सरकार के समय हो, इससे मतलब नहीं है। एजेंसी एजेंसी होती है, और ना बीजेपी की होती है ना कांग्रेस की होती है। आपकी एजेंसी काम नहीं कर रही है। कोर्ट उनके सबूत को, उनके केस को फैब्रिकेटेड जो है मानता नहीं है कि चेन रिएक्शन नहीं आ रहा है इसमें, बराबर सीक्वेंस नहीं आ रहे हैं इसमें, पैकेज ऑफ एविडेंस सबमिशन नहीं किया गया इसमें। इससे ज्यादा चला लेता और क्या हो गया कि नई जैसी एजेंसी के लिए, सीबीआई जैसी एजेंसी के लिए शर्म आती है। ऐसी एजेंसी वो प्रोफेशनल कहती है अपने आप को, आप उसकी सब गुलाम है वो एजेंसी, आपके जूते साफ करती है वो एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, कुछ भी हो। आपने काले धन के लिए बनाया था, याद है आपको शुरू शुरू में एसआईटी बनाई थी आपने कोर्ट कहने पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में। क्या किया उस एसआईटी ने आज तक? आपको उसकी व्हाइट पेपर दिया, कोई रिपोर्ट किया आपने पब्लिक को कि एसआईटी आज है भी क्या नहीं है? इसमें हमेशा पुराने एससी के जज, उनको आपने हेड बनाया था। कहाँ है एसआईटी आज? वो उसने क्या किया? 5 साल में 60 महीने की तनख्वाह वो ले बैठे हैं 3 आदमी, उन्होंने क्या किया है? कोई आपके पास प्रश्न का उत्तर है? इतना सारा पैसा उनको दिया, 60 महीने का कमीशन वो हो चुका है, अभी तक रिजॉल्व है कि नहीं हुआ किसी को मालूम है? क्या हुआ उसका? कोई जवाब पूछता ही नहीं आपसे ना। बताते हैं कांग्रेस वाले तो खैर बोल दो, छोड़ दो उनकी बातें, वो कुछ पूछते नहीं। आप तो वो खाली क्रिटिसिज्म जानते हैं करना। आप क्या जानते हैं? आप सरकार है इस समय, आपको बताना होगा पब्लिक को कि एसआईटी ने क्या किया, आप कितना काला धन आपने अब तक डिस्कवर किया है विश्व बैंकों में। नहीं डिस्कवर किया तो जवाब दीजिए। बालकोट की बात करते हैं आप। बालकोट की आवश्यकता आपकी वजह से आई, आपकी कमियों की वजह से आई। इतना सारा एम्यूनिशन कैसे पहुंच गया उस स्थान पर पुलवामा में? कैसे इंटेलिजेंस फेल होगी? बसें क्यों नहीं प्रोवाइड, क्यों की प्रोवाइड उन्होंने घटिया बसें, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दे गए, फ्लाइट्स क्यों नहीं दी गई इसको? ये सब आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप ही मंत्री हैं हर डिपार्टमेंट के। डॉक्टर मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। इसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन आप क्रेडिट चाहते हैं बालकोट का लेना, जो कि एयरफोर्स का काम था। एयरफोर्स का दिन रात का काम था, वो उन्होंने प्लानिंग की थी, आपने नहीं की थी। वो उसका रिजल्ट क्या हो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन एयरफोर्स के काम के ऊपर, कार्य के ऊपर, क्षमता के ऊपर, उनके एफिशिएंसी के ऊपर, उनके रिजल्ट के ऊपर आप क्रेडिट ले सकते हैं। तो आपको पुलवामा के बारे में भी क्रेडिट का जवाब देना होगा।
मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा, ना मैं किसी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं भारत की जनता की एक सोच की तरफ से बोल रहा हूँ, जो हो सकता है हजारों लाखों लोगों में हो या नहीं हो, मैं इस बात की भी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भारत का एक सिटीजन हूँ, एक नागरिक हूँ, और मेरा पूरा हक बनता है संविधान के हिसाब से कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी पार्टी से करूं या उन एमपीओ से करूं जिनको हम लोगों ने चुना है। इसका कोई जवाब नहीं देता है, आप तक क्यों नहीं फिल्म का जवाब दिया। आप बात करते हैं शराब की, आप एसपी और बीएसपी के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं शराब, आपको शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। ये इलेक्शन में शराब शब्द यूज कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं। पब्लिक से पूछते हैं शराब हेल्थ के लिए खराब होती है, इसलिए उनको वो शराब है। अगर ये पार्टियां शराब है साहब, तो बीजेपी क्या है। कैसी बातें करते हैं आप प्रधानमंत्री जी। आप पढ़े लिखे बिल्कुल लगते नहीं है इस बात से, या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लगते हैं या बिल्कुल नहीं लगते हैं। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत माइंड यूज करने वाला आदमी होता है ना, आमतौर पर सनखी कहा जाता है उसको, पागल कहा जाता है उसको। जो बहुत ब्रिलियंट होता है, न्यूटन को भी किसी ने पागल ही कहा होगा एक समय, आइंस्टाइन को भी पागल कहा होगा। और जो विद्वान ज्यादा होते हैं उनको पागल ही कहा जाता है एक समय, उसके बाद उनको ब्रिलियंट कहा जाता है। साहब ये सब क्या है। शराब है वो अमृत है। आप अमृत हैं जिन्होंने राक्षसों ने और देवताओं को मिलकर दोनों ने निकाला था, आप तो अमृत है, ये सब शराब है। अरे यूथ को क्यों बहका रहे हैं आप, अपना कार्रवाई बताते नहीं है। आपने बालकोट की बात की, आपने शराब की बात की, आपने कहा जी ये हम स्पेस में पहुंच गए, स्पेस वार के हम वॉरियर बन गए हैं। बहुत अच्छी बात है। स्पेस तो कल शुरू हुई है, 3 महीने पहले डिपार्टमेंट खुला है, उनमें उससे पहले कुछ नहीं हुआ था वहां पर। स्पेस में हमने कोई भेजा नहीं था, कोई साइंस डेवलप नहीं की थी, कुछ भी नहीं हुआ था। स्पेस अभी शुरू हुई है। तो साहब इतना बहकाइए जो हजम हो जाए। साइंटिस्ट का काम है, वैज्ञानिक का काम है, इंजीनियरिंग का काम है, सब टेक्नोलॉजी है, इम्प्लीमेंटेशन है, परफॉर्मेंस है, प्रोफेशनलिज्म है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। उसमें आपका क्या है। आपका काम एक ही था, फंड दें, वो भी शायद आप पूरे नहीं दे रहे होंगे उनको। अरे वैज्ञानिक को काम वैज्ञानिक को करने दीजिए, फौज का काम फौज को करने दीजिए। आप क्यों क्रेडिट चाहते हैं उसका, क्यों चाहते हैं आप ये बताइए क्रेडिट। आपको उस क्रेडिट की बात करने की आवश्यकता भी नहीं है, पब्लिक खुद समझ लेगी। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा था कि मैंने बांग्लादेश जिताया, मेरी फौजों ने ये किया, इधर चुपचाप थी, अपने आप लोगों ने वोट दे दिए। तो आपको भी मिल जाएंगे, आप क्यों शोर बजाते हैं शराब का, बालकोट का, साइंस का, ये बातें स्टेबल गवर्नमेंट का। अगर आप समझते हैं स्टेबल गवर्नमेंट आपने दिए तो अपने आप आपको वोट मिलेंगे, इसमें बताने की क्या जरूरत है। अगर पब्लिक समझती है, भारत की जनता समझती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अटल बिहारी जी से भी ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट दी है, आपने मनमोहन सिंह जी से भी ज्यादा दी है, आपने राजीव गांधी से भी ज्यादा दी है, नरसिम्हा राव से भी ज्यादा आपने स्टेबल गवर्नमेंट दी है, तो आपको चिंता किस बात की बहने की जरूरत क्या है आपको इलेक्शन रैलीज में कि मैं स्थायित्व गवर्नमेंट दूंगा। इसलिए अगर आपको पब्लिक क्या समझती है गवर्नमेंट क्या होती है, स्थायित्व क्या होता है। स्थायित्व होता अगर आप जॉब्स देते, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, किसानों का सॉल्व करते प्रॉब्लम्स को, वो से मानते स्थायित्व है। सड़क पे होते, स्ट्राइक्स नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती। आप अपने मैनिफेस्टो को खोल के तो देखिए, पता लग जाएगा आपको। आप मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करते हैं जो करनी चाहिए आपको, क्यों नहीं करते हैं आप। कहाँ गया वो एक सर्वश्रेष्ठ भारत, कहाँ गया वो भारत साहब। उसमें आपने लिखा था वाइब्रेंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ईवीएम चल रही है। एम्पावर्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल, कौन सा इंस्पायरेशन मिल रही है खाली मोदी मोदी के सिवाय। इंक्लूसिव एंड सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या हाल है। क्वालिटी लाइफ इन विलेजेस एंड सिटीज, बेसिक एम्यूनिटीज टू ऑल, फ्लोरिशिंग एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिव यूथ, इन्वॉल्व वुमेन, robust physical and social infrastructure, innovative and technologically driven society, globally competitive economy, brand India built in quality, strong and effective and futuristic institutions, open, transparent, and system-based government, proactive people, good governance to build a modern India. Best foundation is our own culture, best tool our own hands, and best material our own inspirations. सबका साथ and सबका विकास। डॉक्टर साहब ये था आपका मैनिफेस्टो। आपको एक एक पॉइंट जो मैंने खाली टाइटल रूप में बताया है उसका जवाब तो देना चाहिए। रही बात सबसे बड़ा जो आपने काम किया, सारे इंस्टीट्यूशन, सारी संस्थाएं जो संवैधानिक हैं या दूसरी हैं, आपने उनकी टांगे तोड़ के हाथ बांध दिए साहब। कोई भी संस्था चौड़ी होकर काम नहीं कर रही है, ओपनली काम नहीं कर रही है, दबे दबे से चल रहे हैं सारी संस्थाएं। चाहे वो कोई भी संस्था हो, जुडिशरी की संस्था हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की संस्था हो, चाहे वो लेजिस्लेचर की संस्था हो, सारे ऐसे चल रहे हैं जैसे शरीर में जान ना हो, खाने को ना मिला हो, भूखे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, अस्थमा उनको हो रहा हो, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा हो। ऐसी संस्थाएं हो चुकी हैं आज सारी। कुछ केसों में तो जज ही अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, सब डरते हैं कि हम लोया ना बन जाए, जस्टिस लोया की हिस्ट्री हमारी ना बन जाए।
और लेजिस्लेचर की तो बात ही छोड़िए, वहां तो सारे दब्बू हैं। 550 एमपी जो भेज रहे हैं वहां सब चमचे हैं, या तो आपके चमचे हैं या वो अपोजिशन लीडर के चमचे हैं। चुना जाता है किनको? चुना जाता है एमपीस को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, सांसदों को। भारत में आज की तारीख में गिने चुने लोग हैं जो बनते हैं इन पोजीशंस पे। 5,000 एमएलए बनाए जाते हैं करीब करीब, और 550 लोकसभा के एमपी बनाए जाते हैं। लोकसभा के एमपी कुछ ही परिवारों से आते हैं, 50 लोग, 550 लोग, जिसमें कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के लगा लीजिए आप, 3 गुना भी अगर उनको लगा लेंगे तो 550 इंटू 3, 1650, यानी 2,000 के करीब ऐसी परिवार हैं, ऐसी फैमिलीज हैं देश में कि उन्हीं के लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इस देश का हाल ऐसा हो चुका है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा इस बारे में, मैं भारत की जनता को ब्लेम कर रहा हूँ, भारत की राजनीतिक दलों को ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हो रहा है। अगर मैं भारत का वोटर नहीं समझ सकता कि मुझे क्या चाहिए अपने संविधान से, क्या चाहिए अपने देश से, क्या चाहिए अपने लोकसभा से, क्या चाहिए अपने सब जितने सिस्टम बने हुए हैं, तो मैं ना प्रधानमंत्री को दोष दे सकता हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष दे सकता हूँ, कि मेरा हक नहीं बनता है। भारत का वोटर अपना काम नहीं कर रहा है, ना करना चाहता है, ना करना कैसे किया जाए वो नहीं समझता है। भारत का वोटर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। भारत का वोटर भेड़ चाल में बिलीव करता है, विश्वास करता है कि एक के पीछे एक चला जाए। भारत का वोटर कहता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा। यही इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत का वोटर कहता है मेरे एक वोट से क्या होगा। अरे गांधी अकेला चला था, सुभाष भी अकेला चला था, जितने भी स्वतंत्र सेनानी हुए थे अकेले चले थे, जितने भी वैज्ञानिक हुए अकेले चले हैं। कोई ग्रुप में साइंस की रिसर्च नहीं करता था। न्यूटन भी अकेला था और आइंस्टाइन भी अकेला था, और जितने भी वैज्ञानिक हुए अकेले थे। अकेले होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, पीछे अपने आप लोग आ जाते हैं। वही हाल हमारी वोटर का है, बेचारा अकेला चलना नहीं चाहता है। कहते हैं जी मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे एक वोट भी रहा तो वो प्रधानमंत्री को देता है, एमपी को नहीं देता है। ये है दुर्भाग्य मेरे देश का, मेरे भारत का। मेरी जनता इतनी इतनी भावना में बह जाती है। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएगी, तो समझा पब्लिक ने कि गरीबी हट ही जाएगी, और उसके पीछे लग लिए। इसी तरह से हर नेता कुछ ना कुछ स्लोगान देता है, आप भी देते हैं। सबका साथ सबका विकास, आपके पीछे लोग लग गए, लेकिन न सबका साथ हुआ, न सबका विकास हुआ, न लोगों का विकास हुआ, न लोग आगे चल पाए। क्योंकि जो चलते थे, जिस जमीन पे खड़े थे, जमीन भी आपने उसे छीन ली। ये हाल है हमारे वोटर का। अरे हमें देश को बनाना है तो हमको ये सोचना होगा कि हमारे वोटर की हक से हमारा जो एमपी बना जाता है उसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर हमारा एमपी हमारे देश के बारे में नहीं सोचेगा, हमारे 550 एमपी ये नहीं सोचेंगे इनकी क्या जिम्मेदारी है देश की तरफ, भारत की जनता की तरफ, भारत की जनता के भविष्य की तरफ और उनके अपने भविष्य की तरफ, तो इस देश का क्या होगा। ये मैं इतना बार बार नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं। ये चीजें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। 550 एमपीओ का फर्ज बनता है कि देश के बारे में सोचें, प्रधानमंत्री या विरोधी दल के नेता के बारे में ना सोचें। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, चलती रहेंगी, क्योंकि प्रोविजंस है कि राजनीतिक पार्टी भी होनी चाहिए, कंपनी होती है रजिस्ट्रेशन की। लेकिन चलो हम मान भी लेते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी के आदमी को भी वोट देते हैं, चाहे वो इम्पोज किया गया है उसको, तो उसका भी फर्ज बनता है वो सोचेगा कि उसको ये सोचा है और राहुल गांधी मुझे पार्टी में रखेगा नहीं रखेगा, सोनिया गांधी पार्टी में रखेगी कि नहीं रखेगी, ये सोचता है। मुझे कितना उसको हर बात के लिए पूछना पड़ता है अपने नेताओं से। और बीजेपी वाले तो बात ही नहीं कर सकते, वो बोल ही नहीं सकते अपने नेता डॉक्टर मोदी साहब के सामने, क्योंकि डॉक्टर मोदी इज मोदी गवर्नमेंट एंड डॉक्टर मोदी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर मोदी इज पार्लियामेंट एंड डॉक्टर मोदी इज जुडिशरी, डॉक्टर मोदी एग्जीक्यूटिव एंड डॉक्टर मोदी इज भारत। डॉक्टर मोदी ने तो ये कह दिया है, डिक्लेरेशन है साफ, मैनिफेस्टो में थी। जो मैनिफेस्टो में कहा वो नहीं किया गया। मेरा प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, आप एक एक मैनिफेस्टो पढ़ के पब्लिक को सुनाइए, मन की बात में सुनाइए, चाहे जैसे मुझे सुनाइए, और बताइए कि आपने क्या किया। अगर आप ये बता देंगे तो हम अपना वोट आपको देंगे और भारत की जनता भी आपको वोट देगी। आपको एक एक प्रोग्राम जो आपने दिया था 2014 में, उसको पढ़िए, पढ़ के सुनाइए, बताइए कि आपने क्या किया। जब बच्चा एग्जाम देता है तो उसके मार्क्स 50% पास होता है, कहीं 40% होता है, कहीं 33 पे होता है, कहीं 35 पे होता है। जो भी पास मार्क होंगे आपको मिल जाएंगे, और फेल मार्क होंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, एग्जिट दे दिया जाएगा। आपकी कंपार्टमेंट भी आ सकती है, आपकी रिपीटेशन भी हो सकती है, जैसा आप चाहे करें, लेकिन अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम, घोषणा पत्र पढ़िए। पब्लिक चाहती है कि आपका एग्जाम, आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया था 5 साल पहले, उसमें आपने क्या पास किया, कितना आंसर दिया, वो आंसर हमें चाहिए। हमें स्टेबल गवर्नमेंट का आंसर नहीं चाहिए, हमें बालाकोट का आंसर नहीं चाहिए, हमें पुलवामा का आंसर नहीं चाहिए, हमें साइंस का आंसर नहीं चाहिए, हमें किसी भी चीज का आंसर नहीं चाहिए आपसे। हमें आंसर चाहिए आपने कर्मों का, आपने क्या किया। खाली शोर मचाने से, आप विदेश घूमे तो विदेश की रिपोर्ट दीजिए कि आपने कहा कितना पाया। खाली लंबे भाषण बोलना हम भी जानते हैं। भारत में 132 करोड़ है, 1-2 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी आपसे भी लंबी स्पीच दे देंगे और अच्छी भाषा में दे देंगे। आप तो बोलते बोलते भूल भी जाते हैं, 60 करोड़ की जगह 600 करोड़ कह देते हैं।
कोई बात नहीं, हो जाता है। जब 1.5 घंटे की कोई स्पीच देता है तो इतनी गलती हो सकती है, वो माननीय, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड पता लगती है कि आपका माइंड कितना प्रेजेंट है वहाँ। कोई बात नहीं, जब लंबा बोलेंगे तो गर्मी लगती है, दिमाग से पानी भी पीना पड़ता है, फेस पे पसीना भी आ जाता है, और आप पूछते भी हैं आपको, कोई बात नहीं, वो सब चलता है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, स्पीच देने से कुछ नहीं होता है। मनमोहन सिंह कभी ऐसे नहीं बोलते थे, वो लिख के आते थे और पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे, अच्छा लगता था कि चलो पब्लिक का टाइम तो नहीं खराब कर रहे, और जो लाए लिख के वही बोलेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। वो प्रोफेशनल है। आप प्रोफेशनल हो सकते थे, बिना क्वालिफिकेशन भी हो सकते थे, लेकिन आपको चाहिए सिद्धि, आपको चाहिए फोटो शूटिंग, आपको चाहिए फेम, ये सब आपको चाहिए। आप लेते रहिए, कोई बात नहीं, आपका व्यक्तिगत, हम आपको व्यक्तिगत कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपने क्या किया ये तो आपको बताना पड़ेगा। और वो संसद सदस्य जो रहे हैं 5.5 साल, ऐश किए भारत की पब्लिक के पैसों पे, उनका क्या फर्ज है? वो पब्लिक को क्या जवाब दे रहे हैं? वो क्यों सोचते हैं कि डॉक्टर मोदी आएंगे हमारी सभा में, वो स्पीच देंगे, उससे हमारे वोट बढ़ेंगे, इफेक्ट पड़ेगा? ये सब बातें उल्लू क्या करते हैं, गाय भैंस क्या करती हैं ऐसी सोच, गधे क्या करते हैं ऐसी सोच। आप गधे हैं क्या? एमपी हो 550, उल्लू हो गया आप। मैं ऐसी भाषा यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप अधिकार नहीं है इस चीज के, आप क्वालिफाई करते हैं ऐसी लैंग्वेज को, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते। लेकिन मैं इन जानवरों की भी इज्जत करता हूँ, मैं गधे की भी इज्जत करता हूँ, मैं उल्लू की भी इज्जत करता हूँ, मैं घोड़े की भी इज्जत करता हूँ, कुत्ते की भी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। चाहे आपको अनपार्लियामेंट्री लगते हो तो लगे मेरी बला से, तो आप ये चीज है, आप हक है इनका। आप असली मायनों में एमपी नहीं है। आप ओपनली पब्लिक को बताते क्यों नहीं कि आपने 5 साल में क्या किया? आप क्यों चाहते हैं मोदी जी बताएं या राहुल जी बताएं? वो क्यों बताएं? वो आपके व्याप पे काम कर रहे हैं, क्या आपके एसोसिएट्स हैं? वो एमपी एमपी होता है, आपको भेजा था पब्लिक ने। अब 550 सांसदों का फर्ज है पब्लिक को बताए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, संसद में क्या किया, क्षेत्र में क्या किया, देश के लिए क्या किया। उन्होंने जो कहा था वो किया कि नहीं किया? बस जो उनसे बात करता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया, वो कहते हैं हमारे राहुल जी ने ये किया। अरे हम आपने राहुल जी को भी वोट नहीं देंगे और आपको प्रधानमंत्री जी को भी वोट नहीं देंगे। हमारा वोट तो उस कैंडिडेट को जाएगा जो चुनाव में खड़ा है और जो क्लेम करता है कि मुझे जिताओ। तो भाई किस लिए जिताएं? आप बताइए ना, आपकी भारत के लिए कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपका उत्तरदायित्व कोई है कि नहीं है भारत देश की तरफ? आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या किया आपने? आपने प्रधानमंत्री जी से कितने क्वेश्चन किए? आपने उनको कितना कहा कि ये काम करो? ये क्या आपकी ड्यूटी में नहीं आता है? फिर आप क्यों जाते हैं भाई संसद में? अगर मेरी प्रॉब्लम है, आप संसद में ले जाके बात नहीं करते हैं, तो मेरे किस काम के हैं आप? मैं क्या करूं? आपका क्या योग है? आपका मेरी तरफ, मेरे क्षेत्र की तरफ, मेरे देश की तरफ आपका योगदान क्या है? किस बात का योगदान आपने दिया? जो आ रहे हैं वोट मांगने, चाहे पुराने वाले एमपी हो या नए वाले उम्मीदवारों, मैं सबको कह रहा हूं, फर्ज आपका था जो आपने नहीं किया। संविधान में आप एमपी बैठे हैं तो एमपी का कोई काम तो है ना, या खाली बैठ के शक्ल दिखाना है और मेजोरिटी के लिए हाथ उठाना है? क्या एमपी का सिर्फ इतना काम? फिर आपकी जरूरत नहीं है, फिर तो किसी को भी बिठा देंगे वहां पर। एमपी का काम क्या होता है? प्रधानमंत्री को जवाब देगा आपका, विरोधी दल को जवाब देगा आपका। बेशक आप दल से गए होंगे, लेकिन आपके भी कुछ फर्ज है। अपनी पार्टी के हेड से पूछिए आपकी बातों मानते या नहीं मानते। यदि आपकी हेड ने, अपोजिशन लीडर ने या प्रधानमंत्री ने आपके सुझाव को नहीं माना तो क्यों नहीं माना? ऐसा आपने क्या कह दिया था? अगर आपने बजट उनसे मांगा तो उन्होंने उस काम के लिए बजट दिया कि नहीं दिया? आपने कोई प्रॉब्लम के सामने डिस्कस की तो उन्होंने सुनी कि नहीं सुनी? और कितनी प्रॉब्लम आपने कही? आपने कितने पार्लियामेंट क्वेश्चन किए? आपने कितनी डिबेट में हिस्सा लिया? आपने क्या क्या कोई प्राइवेट बिल लाए? ये सब बातें आपको बतानी होंगी। हम खाली प्रधानमंत्री जी की स्पीच से, राहुल गांधी की स्पीच से, किसी और की स्पीच के सुन के खुश नहीं होते। ये एक सोचने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है, पब्लिक को भी ये बात करनी होगी। हम क्यों डरे हुए हैं? किससे डरे हुए हैं? वोट हमारा है भाई। आपसे हमने कोई, आपने हम पे एहसान नहीं किया हुआ है कि हमारे पास वोट है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, उससे हम बात कर रहे हैं। भारत के नागरिक हैं हम, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। मैं हम वोटर अधिकारी हूँ, मेरा मताधिकारी हूँ, अपने वोट को देना मेरा काम है। मुझे इंग्लिश में इलेक्टोरेट कहा जाता है, तो मैं इलेक्टोरेट की हैसियत से पूछ रहा हूँ। खोल के पढ़ लीजिए इलेक्शन कमीशन की साइट, उस पर सब लिखा है कि किसका क्या अधिकार है। एक इलेक्टर हूं मैं, इलेक्टर की हैसियत से अपने एमपी से पूछ सकता हूँ। और आप जितने भी इलेक्टर हैं, 132 करोड़ इलेक्टर के 80 करोड़ 90 करोड़ जितने भी हैं, उनको हक बनता है आपसे पूछने का। 550 एमपी पे खर्चा किया है भारतीय जनता के टैक्सों से, उस खर्चे का आपने क्या किया? एक चपरासी भी होता है ऑफिस में, या एक स्वीपर भी होता है, उसको भी काम करना पड़ता है, उसको भी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है अपने इंस्पेक्टर के थ्रू। आपकी रिपोर्ट को कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर क्यों देगा आपकी रिपोर्ट को, या कुछ लीडर क्यों देगा? आप बताइए आपने क्या किया? हमें नहीं पूछता प्राइम मिनिस्टर से,
जब बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ने जारी नहीं किया था, वो बीजेपी पार्टी ने जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जवाब देना होगा, अमित शाह को जवाब देना होगा, और आप एमपीओ को जवाब देना होगा। लेकिन हम प्रधानमंत्री से कुछ और बातें पूछ सकते हैं, मैनिफेस्टो उनका नहीं था, मैनिफेस्टो पार्टी का था, तो जवाब दो भाई। अगर प्रधानमंत्री जी पार्टी वर्कर के लीडर की हैसियत से भी जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। उनके मैनिफेस्टो की कांग्रेस वालों की तो बात ही नहीं करता, सरकार में वो आए नहीं। जिसको देखो अपने लीडर के नाम लेके बात करना चाहता है। अरे आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? हम जब एक सिटीजन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपने देश को चलाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पावर बनाना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप पब्लिक से भागना क्यों चाहते हैं? आप कुछ करेंगे तो पब्लिक से भागने की आवश्यकता नहीं होगी, कुर्सियां सभाओं में खाली नहीं होंगी, सभाओं की तो जरूरत ही नहीं है। काम जब दिखता है तो सभा की आवश्यकता नहीं होती है। किसने चाहिए सभा, किसने चाहिए रैली? पब्लिक खुद जानना चाहिए कि इस एमपी ने ये किया। पब्लिक को तो एमपी का नाम भी नहीं मालूम है आज की तारीख में, 5 साल से एमपी है। देखिए जाके उन एरिया में क्या क्या हाल है, बुरा हाल है सारे एरियाज का, कुछ एरियाज को छोड़कर जो उनके अपने। तो भाई एमपी क्यों बनाए फिर किसी को हम? अगर हमने पार्टियों के एमपी को एमपी बनाना है, क्योंकि वो पैसे देकर पार्टी का टिकट खरीदते हैं और उसके बाद इलेक्शन में चुनाव में बार बार कहते हैं हम इस बात को, करोड़ों रुपया खर्चते हैं, उसके बाद एमपी बन के आते हैं। भैया हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हमें ऐसा एमपी नहीं चाहिए जो करोड़ों रुपए खर्च के आए, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़, यहाँ तक तो जो पैसे खर्च के आएगा वो क्या आएगा आपके लिए? अरे भाई वो तो सरकारी लोग जो ज्वाइन करते हैं, नौकरियां खरीदते हैं, वो भी वही है जो वही एमपी। फर्क क्या है दोनों में? उनको भी हम कहते हैं जी इन्होंने पैसे देके नौकरी प्राप्त किया, ट्रांसफर कराई, उनको भी कह रहे हैं भी आप भी एमपी से बने हो। मतलब ये कि हमारा वोट एक ऐसे ही है, कागज का टुकड़ा, रद्दी का टुकड़ा, हवा से फूंक मारी उड़ गया। मतलब आप चाहते हैं हम वोट देते रहे आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा आपका इतना ही रिश्ता है, पॉलिटिकल रिश्ता, नेशनल रिश्ता, कि एमपी बनाए, वोट देके एक बार सो जाए, अपनी रोजी रोटी स्ट्रगल में लगे रहे 5 साल, आप फिर आए, आपको हम फिर वोट दे दें। ये एक सीक्वेंस चला आ रहा है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। तो मैं इसको लोकतंत्र नहीं, सिर्फ फुलिश तंत्र कहता हूँ। लोकतंत्र होता है या लोक की सुनी जाती है, लोक का मतलब पब्लिक, मेरी सुनी जाए, मेरी प्रजा समझी जाए, मेरे अधिकार को समझा जाए। आज की तारीख में पार्टियां तो ये नहीं समझती हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, एसपी, बीएसपी सब अपने उसमें है कि हम कैसे बढ़े, हमारी सीटें कैसे बढ़े। उनको सीटों की चिंता है, एमपी की सीटों की, उनको पब्लिक की चिंता नहीं है। हिंदू कितने देगा, मुसलमान कितने देगा, एससी एसटी कितने देगा, ओबीसी कितने देगा, उन परसेंटेज में घुसे हुए हैं वो सब परसेंटेज के साथ बना के बैठे, उन्हें देश की चिंता नहीं है। 15% कांग्रेस वाले सोचते हैं मुसलमान से तो मिल ही जाएंगे। दूसरी पार्टी एक समझती है ओ एससी एसटी ओबीसी तो हमारे 75% में मिल ही जाएंगे। हो गया इलेक्शन, चुनाव खत्म, बात खत्म। क्या लेना देना मैनिफेस्टो, क्या लेना देश की मुसीबतों से? उनको रिजर्वेशन चाहिए, उनको नॉन रिजर्वेशन चाहिए। पंडित कहता है मुझे ये पसंद है, राजपूत कहता है मुझे ये पसंद है। अरे भाई पंडित, राजपूत, एससी एसटी ओबीसी, मुसलमान, हिंदू, ये इन सभी में देश खुल गया है, खो गया है। किसी को चिंता नहीं है, सब अपनी मस्ती में है। यार क्या करेगा देश? हिंदू मुसलमान से ईसाई में रह जाएगा। टेलीविजन को उठा के देख लो, यही बातें रोजाना, भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम। मैं तो उनको हिंदुस्तान मुसलमान चाहिए, हिंदू मुस्लिम जनरल कह रहा हूँ। उन शर्म नहीं आती उन एंकर्स को, उनका एंकर्स की उपाधि किसने दी है, क्यों उनका अपॉइंट किया गया है? शोर मचाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाते हैं, एक बीजेपी का हो गया, उसका हो गया। मतलब पागल बना के रख दिया इन राजनीति वालों ने। हम भारत के 132 करोड़ लोगों को, और हम भारत के 132 करोड़ लोगों के पागल बने ही जा रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि पागल नहीं बनना चाहिए, लेकिन बने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। क्या करेंगे हम, क्या होगा इस देश का, कौन जाने। एमपी की समझ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपने वोट के चक्कर में, अपोजिशन लीडर अपनी सीट के चक्कर में, मुझे छीन जाए, वो हट जाए, इसी को चुनाव कहते थे। चुनाव नहीं है, ये पागलपन है। पब्लिक को समझना होगा, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, लिमिट हो गई। अगर अब भी नहीं समझेंगे तो फिर हम कॉमा में चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आ पाएंगे। देश कॉमा में चला जाएगा, राजनीतिक कॉमा में। हमें ना मोदी साहब की जरूरत है, ना राहुल साहब की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। हमें जरूरत है भारत के लोकतंत्र की। भारत का लोकतंत्र चलते रहना चाहिए, पार्टी कोई भी हारे, कोई भी जीते। अच्छा राजनीतिक वही होता है जो कहता है बेशक हम हार गए लेकिन लोकतंत्र जीत गया। अटल बिहारी यही कहते थे, और दूसरे कांग्रेस के नेता भी यही कहते थे, चलो लोकतंत्र जीत गया। किसी को चिंता नहीं है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन को भी कोई लेना देना है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं अपना, बस बैठकर ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है। ईवीएम के बारे में कोई अरे सारी दुनिया में बैलेट पेपर चुनाव होते हैं, बड़े से बड़ी कंट्री जाकर देख लीजिए। आज भी जो शुरू किए थे ईवीएम, वो खुद ईवीएम यूज नहीं करते हैं। जो बना रहे हैं वो ईवीएम खुद यूज नहीं कर रहे हैं। अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, बड़े बड़े देश जो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, वहां ईवीएम यूज नहीं होते हैं। लेकिन हम विज्ञान में सबसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि हम स्पेस में हैं, हम 7वें आसमान पे हैं। हमसे आगे कोई विज्ञान में नहीं हो सकता है, इसलिए हम ईवीएम यूज करेंगे।
क्योंकि बैलेट पेपर यूज करना हमारी नाक काटता है, हमारी बेइज्जती करता है। यही भारत है। हम जो करते हैं वही सही है, बाकी सारी दुनिया गलत है। अमेरिका गलत, रशिया गलत, सब गलत, हम ही हैं ठीक, ईवीएम वाले। यह है हमारी सोच। इलेक्शन कमीशन अनपढ़ गंवार, आईएएस, कुछ नहीं जानता साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन चैलेंज करता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। कौन समझाए उसको कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये? इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, सैटेलाइट हैक हो जाते हैं, सब कुछ हैक हो जाता है। बीजेपी कहती है कि हमारी साइट हैक हो गई, जबकि उन्होंने खुद हटाई है, क्योंकि लोग वहां से डाउनलोड कर रहे थे बीजेपी का मैनिफेस्टो, इसलिए उन्होंने हटाई के लोग पढ़े नहीं। ये है हम, भारत देश, भारत का संस्थान, भारत के वोटर, भारत के राजनीतिज्ञ, भारत के पब्लिक, भारत के इंस्टीट्यूशंस। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो कोई प्रोफेशन नहीं जानते, बस वोट चाहिए किसी भी तरह। जैसे बच्चा होता है एग्जाम में नकल मारता है, कॉपी करता है, फर्रे बना के ले जाया करते थे किसी जमाने में, वही कर रहे हैं ये सारे के सारे राजनीतिक चोर, डकैत, बदमाश, गुंडे, लफंगे, किसी भी पार्टी के हों। तो क्या करेंगे आप वोटर साहब? कैसे सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंट को आप समझते नहीं है, आजाद उम्मीदवार को मानते नहीं है, आपके नशा है कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बिसपा, ये एआईडीएमके, डीएमके, इन सब चोर डकैत आपको अच्छे लगते हैं भारत में। ये सारे चोर डकैतों की कैटेगरी में आते हैं, एडीएमके, डीएमके और बहुत सी पार्टियां जितनी भी हैं। इनको क्या लेना देना आपसे, आपके प्रॉब्लम से, आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने बस 5 साल पूरे करने हैं, उसके बाद पेंशन खानी और ऐश करनी है जिंदगी भर। जितना लूट सकेंगे लूट रहे हैं और लूट लेंगे। कांग्रेस ने लूटा होगा, बीजेपी भी लूट चुकी है, और जितने हैं लूटना चाहते हैं लूटते रहेंगे। क्या कर रहे हैं आप, इनको बताइए। आपका काम 2 दिन होता है, एक दिन वोट देने के लिए, उसके 5 साल बाद दूसरा वोट देने के लिए, उसके बाद आपका देश से कोई लेना देना नहीं है। शोर मचाते रहिए, चिल्लाते रहिए, भारत माता की जय कहते रहिए, जय भारत कहते रहिए, वंदे मातरम कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए। क्या फर्क पड़ने वाला है इन राजनीतिक नेताओं को? उनका काम तो कुछ भी बेचेंगे वोट लेने के लिए। वो भारत माता की जय को भी बेचते हैं, वंदे मातरम को भी देते हैं, जय भारत को भी बेचते हैं, हिंदू को भी बेचते हैं, मुसलमान को भी बेचते हैं, सबको बेचते हैं। वो साइंस को भी बेचते हैं, वो आर्मी को भी बेचते हैं, फिर फोर्स को भी बेचते हैं, सबको बेचते हैं वोट की खातिर। इतनी बड़ी शॉप है, इनका माल है, ये छोटे माल पड़ गए जो सड़कों पे बने हुए हैं। बीजेपी माल और कांग्रेस माल और एसपी माल और बीएसपी माल, ये सब सुपर माल है, सुपर इंटेलिजेंट माल है, सुपर वोटर माल है, सुपर इलेक्शन माल है। असली माल तो ये है जो दिखाई नहीं देते हैं और जो सब बेचते हैं और हम लोग खरीदते हैं उनसे। वो बेचते हैं हमको बातें, ये कल्पनाएं, ये कहानियां, ये नॉवेल्स, और हम खरीदते हैं सब उनसे वोट देकर। वोट हमारा एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज है, उनको हम देते हैं, वो हम ये बातें देते हैं। ये है भारत का लोकतंत्र, भारत का प्रजातंत्र, भारत का गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो सेकुलर कहा जाता है। सेकुलर है कहानियों में, किताबों में, कल्पनाओं में, रिपब्लिक भी हम कहानियों में, किताबों में, क्योंकि हम रिपब्लिक है ही नहीं। क्योंकि रिपब्लिक का मतलब हम जानते नहीं। एक किंगडम हुआ करता था ब्रिटिश का, जो हम पे राज किया करता था, उसको रिप्लेस किया भारत के रिपब्लिक ने। और भारत का रिपब्लिक क्या है? गणराज्य है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है हम समझते हैं। उसका मतलब 26 जनवरी हो गया, एक परेड निकाल दी और काम पूरा हो गया। क्या यही लोकतंत्र है? कभी कोई सोचता है आपने कि लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र किसे कहते हैं? सोवरन क्या होता है? सोवरन प्रभु सत्ता संपन्न हम कह देते हैं, हम प्रभु सत्ता है। अरे कौन सी प्रभु सत्ता है यहाँ? अरे आप ये नहीं जानते कि भारत का वोटर ही स्वतंत्र है, भारत का वोटर ही प्रभु है। भारत का प्रभुतंत्र, सोवरन का मतलब भारत का जो पहले राजा बैठा करता था इंग्लैंड का, या दूसरे राजा बैठा करते थे यहाँ पर, भारत के राजा या तो नवाब बैठा करते थे, उनकी जगह भारत की जनता ने ले ली है। भारत की जनता 132 करोड़ जो है, या कलेक्टिव वोटर जो है, वो भारत का प्रभु संत है, प्रभु सत्ता है वो। हम हैं सब मिलके प्रभु सत्ता, भारत के सोवन मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, सोवन पावर। हम सब जनता मिलके सोवन पावर, हम सब किंग की जगह बैठे हैं, क्वीन की जगह बैठे हैं। हम हैं राजा देश के, ये हमारे नौकर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सब हमारे सर्वेंट्स हैं, हमारे टॉप सर्वेंट्स हैं ये। लेकिन ये नहीं समझते, सर्वेंट नहीं है ये, हम सर्वेंट हैं इनके। और आईएएस लॉबी तो बादशाह है, चक्रवर्ती सम्राट है। क्या बात है, राम भी नहीं थे ऐसे, उन्होंने भी कभी नहीं समझा, कृष्ण ने भी कभी नहीं समझा, लेकिन ये समझते हैं। ये है भारत का लोकतंत्र, ये है सेकुलरिज्म। धर्म हम सबको मानते हैं, लेकिन लड़ाई भी करते हैं। हम मुसलमान के आदमी को भी पीट देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, हम खुश होते हैं, ताली बजाते हैं, फोटो शूटिंग करते हैं। इंसान नहीं समझते हमको। ये है हमारा लोकतंत्र। मारो, वोट के नाम पे मारो। हिंदू कहता है मुसलमान को मार दो तो हिंदू खुश, वोट बन गया। ये है भारत का लोकतंत्र, सेकुलरिज्म। डेमोक्रेसी हम जानते हैं कितनी डेमोक्रेसी है, वोट लेना है, बस यही डेमोक्रेसी है।
यहाँ कुछ नहीं है, आपको 20% वोट मिले तब भी आप जीतेंगे, 30% मिले तब भी आप जीतेंगे। ये कोई नहीं पूछेगा जिन्होंने वोट नहीं दिया उससे हारे कितने हैं। मतलब एक वोट भी आपको ज्यादा मिल गया तो आप जीत जाते हैं। यही डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। बाकी जो वोट नहीं दिए उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारा लोकतंत्र भी एक टांग नहीं, आधी टांग नहीं, क्वार्टर टांग नहीं, टांगे नहीं है लोकतंत्र की। लोकतंत्र बेसलेस है, वॉकलेस है, पहिया नहीं है लोकतंत्र में। बस वोट है, दिए जाओ, 5 साल धक्का मारो, फिर दे दो, फिर धक्का मारो, ऐसे चलती रहेगी गाड़ी। ये लोकतंत्र, भूखे मरते रहो, कमा के आपको खाना है, प्रधानमंत्री ने क्या देना है, बस हमने तो बिठा दिया, वही चलाएगा गाड़ी, सीट पे बिठा दिया, काम हमारा नहीं है, वो खुद करेगा। ये हमारी सोच है। सीट पे बैठाना हमारा काम है, उसके बाद हमें उसे धक्का देना भी काम है, उसको क्वेश्चन पूछना भी काम है, उसको पूछना है तो क्या करता है, कैसे करता है, लेकिन हम नहीं पूछेंगे क्योंकि वो भगवान है हमारा। मोदी मोदी, राहुल राहुल, यही है स्लोगन हमारा। बस स्टेबल गवर्नमेंट दे दो, मेरी गाड़ी चलती रहेगी। शराब मत पियो, शराब नुकसान करती है, मुझे पियो, मैं अमृत धारा हूं। मैं ही अम्ब्रोजिया, अमृत धारा। अम्ब्रोजिया का मतलब होता है अंबर, अंबर का फूल, रोजिया, रोज गुलाब, अंबर का गुलाब हूं मैं। और ये तो कड़वा पानी है, ये तो गंध है, इनको मत पियो, ये विरोधी दल है। अरे विरोधी दल तो विरोधी होते हैं, आप भी तो विरोधी रहे हैं साहब। आप तो क्या क्या गालियां देते थे सारी दुनिया जानती है। आप इंदिरा को किस तरह ट्रीट करते थे, जवाहरलाल को अभी भी आप गालियां देते हैं, जो मर चुके बेचारे, इंदिरा भी मर चुके, उनको आप गालियां देते हैं अभी भी। उन्होंने सही काम किए होंगे, गलत किए होंगे, जो किए होंगे सो किए होंगे। अब मर गया, जाके भगवान को जवाब देगा। आप अभी भी उनको गालियां देते हैं, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता और आप स्वयं भी। अरे भाई, नेहरू ने गलत किया नहीं किया, गांधी ने गलत किया नहीं किया, वो उन्होंने किया उस समय के हिसाब से किया। आप आज के समय में क्यों कंपेयर करते हैं उनको? उस समय परिस्थितियां क्या थी, कौन जानता है कैसी परिस्थितियां थी, क्या था, किसको पता है? आप उस समय होते, आप देखते। आज का आप सोच सकते हैं उन परिस्थितियों को जो गांधी के टाइम में थी। देश में कुछ भी नहीं होता था, सड़क भी नहीं थी, कार भी नहीं थी, स्कूटर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, साइकिल भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, बिजली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्री भी नहीं थी, पुलिस भी नहीं थी, फौज भी नहीं थी। उस समय क्या था? 30 करोड़ की पब्लिक थी, लेकिन फैसिलिटी कुछ नहीं थी, स्कूल कॉलेज नहीं थे, वो बाहर पढ़ने जाया करते थे। उस समय के हिसाब से सीवर लाइन, वाटर लाइन नहीं थी, बाकी WC नहीं थी, कुछ नहीं था। उस देश की हालत की स्थिति में आप आज से कंपेयर कर रहे हैं। एक गाड़ी जो चलाती हुई आपको मिल जाएगी, उसको चलाना तो बहुत आसान है, उसको नई गाड़ी को बना के चलाना बहुत मुश्किल होता है प्रधानमंत्री जी। इसलिए पिछले सालों को दोष मत दो, आप अपने आप को दोष दे रहे हैं ये कह के, क्योंकि आप भी उसी देश में पैदा हुए जो ऐसा था। अगर उस देश की हालत खराब होती तो आप पीएम नहीं बन सकते थे। आप भी कहीं पढ़े होंगे स्कूल में, वो स्कूल किसने बनाया था? वो अंग्रेजों ने तो बनाया नहीं था, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया होगा, तभी आप पढ़े होंगे उसमें। आपका कोई ना कोई चाहे झुग्गी भी होगी तो जमीन किसकी भी होगी, वो भी देश की जमीन पे होगी, अंग्रेज तो नहीं देखे गए थे उसको। तो जो यहाँ बना है, एक स्क्रैप होती है ना, स्क्रैप से काम शुरू करना, और एक होता है बने बनाई चीज को आगे बढ़ाना, दोनों में अंतर होता है। इसलिए दोष उतना दो जितना आवश्यक है। उस समय के हिसाब से वो जिम्मेदार थे, जो उन्होंने किया उस हिसाब से सही किया है, गलत किया है, वो भुगत चुके। कांग्रेस ने सही किया, गलत किया, वो भुगत चुकी। हम ना कांग्रेस के दोस्त हैं ना हम आपके दोस्त हैं, हम तो देश हैं, देश के वफादार, या देश के भारत के हम तो पूजक हैं। हम तो भारत की पूजा करते हैं, भारत माता की तो आपका क्या कहते हो, हम तो पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। हमारे तो वो भगवान है, लेकिन आपके लिए वो खाली एक वोट का संस्थान है, बस इतना फर्क है। वोटर उसको पूछते हैं, आप उसका शोर मचाते हैं। आप जिसको पूछते हैं उसको पब्लिक में ढिढोरा नहीं पीटते। मैं अपने भगवान को जो पूछता हूँ या नहीं पूछता हूँ, मैं उसका ढिढोरा बैंड बजा के नहीं पूछता हूँ कि मैं इस भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ। वो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपका वो बिजनेस है, आपको वो बेचना है, क्योंकि आपकी कमर्स है पॉलिटिक्स, आपकी कमर्स है डेमोक्रेसी, आपकी कमर्स है वोट बैंक। आप वोट बेच के जीतते हैं हमारी भावनाओं को, हमारी भावनाओं को आग लगाते हैं, हमारे माइंड को आप ब्रेक करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं आप युवा को। और युवा बेचारा जिसको इतना प्रैग्मेटिज्म नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो बह जाता है आपकी बातों में, आपकी बातों में या दूसरे नेताओं की बातों में। ऐसे लोकतंत्र आपने खराब किया। लोकतंत्र बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है और रहेगा, लेकिन हमारे देश का लोकतंत्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ भी हो सकता है, इसमें मर्डर हो सकते हैं, पूजा हो सकती है। आप मंदिर में जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों दिखाते हैं कि मैं इनकी पूजा करता हूँ? क्या होता है इन बातों से? इन बातों से गरीबी हट जाती है, इन बातों से जॉब मिल जाते हैं क्या? आप जिसको मर्जी पूजिए, आपका व्यक्तिगत मामला है। राहुल गांधी जिसको मर्जी पूजे, उसका मामला है, जो जिसको पूजे उसका मामला है। भगवान तो एक ही है, हिंदू कह ले उसको कुछ भी, मुसलमान कह ले उसको, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अलग अलग भगवान होते तो सूरज का, हिंदू का सूरज होता, मुसलमान का सूरज होता, सिख का सूरज, ईसाई का सूरज होता, चांद भी ऐसा ही होता। ये हिंदू का आसमान है, मुसलमान का आसमान, पर ऐसा नहीं है। सब एक ही हैं, आत्माएं सबकी एक सी हैं, खून सबका एक सा है, सब पैरों के बल चलते हैं, कोई सिर के बल नहीं चलता है, सब आंख से देखते हैं, कोई नाक से नहीं देखता है, सब कानों से सुनते हैं, कोई मुंह से नहीं सुनता है। बच्चा पैदा वहीं से होता है जब सबका होता है, बच्चा वैसे ही बड़ा होता है।
तो सब कुछ तो ऐसा ही है, सृष्टि तो वैसी है सबके लिए, तो ये धर्म कहाँ से बीच में आ गया? धर्म एक विश्वास होता है जो सबका अपना अपना है। कोई कुछ माने ना माने, क्या लेना देना है किसी को, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करो, बात खत्म हो गई। सबकी इज्जत करो, बात खत्म हो गई। ना मैं हिंदू होने का क्लेम करता हूँ, ना मुसलमान होने का क्लेम करता हूँ, मैं इंसान होने का क्लेम करूँ, सबसे अच्छा होगा। कोई इंसान ही हिंदू है, हो मुसलमान है, हो सिख है, वो ईसाई, सब कुछ वही तो है, फर्क कुछ नहीं है इसमें। जब खून चढ़ता है ना, हिंदू का खून है, मुसलमान का ब्लड नहीं बताता है, वो कहता है ये खून इस क्लास का ले लीजिए, इसका ए का बी का जो भी होती है उसका ले लीजिए, बस। तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गए? आत्मा किसकी है क्या पता लगता है? आप पिछले जन्मों में क्या थे क्या पता लगता है? हिंदू थे कि मुसलमान थे या उसके रिश्तेदार थे, कुछ पता नहीं लगता है। एक विश्वास है, ठीक है, जन्म की बात करेंगे। इसलिए साहब पब्लिक को उतना फेंका है जितना सही है, बहकाने की लिमिट होती है। गंद खाने में उतनी खाई जाती है जब तक पता नहीं लगता है, जब पता लगता है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो साहब देश को बरगलाइए मत। आप प्रधानमंत्री साहब हैं तो प्रधानमंत्री की इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले आप सभी गंदे बन जाएं, ऐसी ऐसी बातें बोलने लगे इस पोस्ट पे कि जिसका कोई मतलब ना हो। इज्जत करना, सबसे बड़ी पोस्ट पे सबसे अधिक इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक एक शब्द मायना रखता है, मीनिंग रखता है, उसके कई कई मतलब होते हैं, निकाले जाया करते थे। ऐसा नहीं हो रहा है आजकल। प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देते हैं, कोई पूछता नहीं है, वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि अरे इन्होंने कहा कि सही कहा कि नहीं कहा, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। प्रधानमंत्री का शब्द इन्वेस्टिगेशन शर्म की बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन प्रधानमंत्री के एक शब्द डिक्शनरी का मीनिंग होता है, डिक्शनरी होती है वो अपने आप में, उसके रेफरेंस से दिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने ये कहा था, मतलब गलत तो कह ही नहीं सकते, ऐसे एज्यूम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। प्रधानमंत्री साहब ने जो कह दिया या नहीं कह दिया, कोई मत हंसी उड़ाई जाती है आजकल उसकी, ओ साहब ने देखो 600 करोड़ बोल दिया। अरे साहब चौथी क्लास का बच्चा भी ऐसा नहीं करेगा। आप क्यों इतनी आफत में जाते हैं? वो यार आज आफत में जा रहे हैं। स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। क्या होगा स्टेबल गवर्नमेंट? मान लीजिए आपके 400 एमपी आ गए इस बात के लिए, क्या कर लेंगे आप बताइए? क्या आपकी देश की पैसा बढ़ जाएगा? देश का बजट बढ़ जाएगा? आपका सोने का भंडार बढ़ जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? आप जमीन के नीचे तक पहुंच के तेल निकाल लाएंगे? क्या करेंगे आप? ऐसा क्या हो जाएगा 400 एमपी या 300 एमपी आपके आने से कि देश बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जब तक हम सारे मिलकर मेहनत नहीं करेंगे, आप हमारे कहने पे आगे नहीं बढ़ेंगे, देश का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन आप ऐसा नहीं मानते। आप कहते हैं जो मैंने कहा वो सही है और मेरी बात सुनो, बाकी सब गलत है, बाकी मिलावटी हैं, बाकी सब लोग जैसा आपने कहा शराब है या विस्की है, आप अमृत है, इसका मतलब ये है आप गंगा से भी बढ़ के सुपर हैं। ऐसी बातें कह के आप वोट चाहते हैं और आपको मिल जाएगा, पब्लिक दे देगी, क्योंकि पब्लिक आपको भक्त है। आपके 20% भक्त हैं देश में। आज की तारीख में करीब करीब 20-25 करोड़ लोग ऐसे हैं, युवा भी बुजुर्ग भी, जो कहते हैं मोदी 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 मोदी। एक पोएम आती है, मोदी रे मोदी आया मेरे देश का मालिक बन के, मैं उसका गुलाम बन गया, मैं उसका पुजारी बन गया, मैं उसका भक्त बन गया, इसलिए मैं भक्त हूँ। मोदी भक्त और उधर राहुल के भक्त हैं, दोनों भक्त का मिलकर क्लैश चल रहा है। यही भारत का लोकतंत्र है। हमें चाहिए देशभक्त, हमें मोदी भक्त नहीं चाहिए, राहुल भक्त नहीं चाहिए, हमें भारत भक्त चाहिए और विश्व भक्त चाहिए। तो ये विश्व भक्त होना भी जरूरी है, भारत भक्त होना काफी नहीं है, यूनिवर्स का भक्त होना भी जरूरी है। भगवान के भक्त भी बनते हैं हम इस देश की परवाह करें, हम विश्व की परवाह करें, हम पूरी सृष्टि की परवाह करें, सौरमंडल की परवाह करें और पूरे ब्रह्मांड की परवाह करें, तभी हम भक्त कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी भक्त बनना काफी है आज लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जिसे हम कहा जाता है, जो कि एक फेक प्रजातंत्र है, एक फियर्स, एक फार्स है। तो मोदी साहब होश हवाश में बोलिए, नशे में मत बोलिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप ड्रग एडिक्ट हैं, ऐसा ही लगता है आपकी स्पीचों से कि आप उल्टा सीधा बोल देते हैं। एक होता क्या है साहब, आप बोलते बहुत हैं, पहले तो हुआ आपने एक बोला, उसके बाद 2 घंटे बाद कहीं और स्पीच दी जाके, वो आपने जो इधर बोला ना वो आपके माइंड से आउट हो गया, उधर निकल गया। वहां पे बोला, फिर 2 घंटे बाद और स्पीच दी आपने जाके, वहां का भाषण निकल गया, वहां का भाषण निकल, मतलब लास्ट में जो आपका थोड़ा बहुत रहना वो आपने रात को नींद में निकाल दिया। तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपने क्या बोला है। ये मेमोरी की प्रॉब्लम आप ठीक कीजिए, आप साथ रखे लिखता रहे आपकी बातों को, फिर आप भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम है साहब, आप तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है साहब। अपना इलाज कराइए, अपनी मेमोरी बढ़ाइए और अच्छी तरह से रहिए, तभी आप लीडर अच्छे कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे बोलते रहना कुछ भी, किसी को कोई फायदा नहीं है। वैज्ञानिक को वैज्ञानिक का काम करने दीजिए, फोर्सेस को फोर्सेस का काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, पब्लिक का भला किस तरह से हो सके। मत लाइए पाकिस्तान को बीच में, मत लाइए किसी को बीच में, कोई जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने, हमें अपना देखना है। अमेरिका का अमेरिका जाने, हमें अपना देखना है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है हमारी इकोनॉमी सही करने के लिए। हमें भारत की पब्लिक को एम्पावर करना है, जिससे रहता है वुमेन एम्पावरमेंट। इसलिए भारत का वोटर एम्पावरमेंट होना चाहिए, भारत का युवा एम्पावरमेंट होना चाहिए, भारत के बूढ़े एम्पावरमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं कि आपने खराब कर दिया जिनको। भारत का बूढ़ा सीनियर सिटीजन कहते हैं, मैं भी शामिल हूँ, उनको पहले 9.5-10% तक एफडी में 1 साल का इंटरेस्ट मिलता था, आज की तारीख में 6.5% रह गया है। ये सब आपकी वजह से
3% का 1 साल का इंटरेस्ट मैं खाऊं, अगर मैं खाऊंगा क्या? तो 60-70 साल 80 साल की उम्र में नौकरी नहीं मिल सकती है, ना मैं काम करने लायक रहूंगा कि मैं खा लूं। मैं भीख मांगने के बराबर हो गया। जब मेरा पैसा आप नहीं दे रहे, मैं खा गए आप इस नाम पे कि हमें लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो मैं तो मर जाऊंगा वैसे ही। मेरा मतलब पब्लिक से है। पब्लिक के बूढ़े तो इतने परेशान है कि आपने अगर बूढ़ों को परेशान कर दिया तो आप क्या चीजें हैं? आप में ह्यूमैनिटी ही नहीं है। अरे बूढ़ों ने इस देश को बनाया जैसा ही बनाया, गलत सलत भ्रष्ट जैसा ही बनाया है, बनाया तो है ना। आपने क्या बनाया है? तोड़ दिया। मतलब आप तोड़ने में एक्सपर्ट है साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी। आपने एक स्टेटमेंट में कहा भी था कि मुझे छोड़ चीजों को तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। आपने कहा था एक्ट्स के बारे में, कानून नियम जो बने देश के अंदर, कि इनको तोड़ने में, बदलने में मुझे बड़ा आनंद आता है। वाह साहब वाह, आनंद ही जीवन है, आप ये भी जानते होंगे। आत्मा आत्मा आनंद देती है। आत्मा की सोच, कंसंट्रेशन, बुद्धि, आत्म बुद्धि से जितना सोच से आनंद मिलता है, शरीर से दूसरे हिस्सों से नहीं मिलता, ये आप भी जानते होंगे। तो आपको तो आनंद आता है तोड़ने में। तो और किसको तोड़ेंगे आप? नोटबंदी की आपने तोड़ दिया, वो गरीब को तोड़ दिया, आनंद आ गया आपको। जीएसटी की आपने अपने छोटे व्यापारी को तोड़ दिया, आनंद आ गया आपको। पुलवामा में आपने क्या किया आप खुद जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हो तो ये होता ही नहीं। आनंद आ गया आपको, उसके बाद आपने उसका सीक्वेंस दे दिया दूसरा, आपको आनंद आ गया, देखो मेरे इतना कर दिया। आपके आनंद तो बड़े एक्सपेंसिव है साहब, बहुत महंगे आनंद पड़ते हैं, बहुत खरीदना हमारे बस का तो नहीं है इतने आनंद खरीदना। अगर आप चौकीदार क्यों कहते हैं अपने आप को? चौकीदार का भी आपने ऐसी तैसी कर दी, चौकीदार का नाम ही खराब कर दिया। चौकीदार तो किसी को घुसने नहीं देगा, सीसीटीवी सब जगह लगे हुए हैं, चौकीदार की जरूरत भी नहीं है वैसे, और है भी तो किसकी चौकी की आपने? अगर चौकी आपने की होती तो चौकीदार की तो बहुत, हम कहते हैं अपनी इंजीनियरिंग लैंग्वेज जैसे होता है फोरमैन, चौकीदार वगैरह, ये बहुत आंखें होती हैं, एक आंख नहीं होती, हर डायरेक्शन में देखते हैं ये। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और बाकी 4 डायरेक्शन जो नॉर्थ साउथ के साथ होती है उनमें देखते हैं। आप किस डायरेक्शन देखते हैं साहब? आपकी डायरेक्शन ये है कि मैं सीट पे कैसे बैठा रहूँ, ये आपकी चौकीदारी है। हाउ टू मेंटेन माई सीट, इससे आप तो नहीं सोचते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा डॉक्टर मोदी साहब, दिस इज टू लेट। We have to care about our country. Dr. Modi has told that he wants a stable government, he wants this and that, he wants to continue on seat just in the name of stable government, while stable government is no more valuable. For examples are available of government led by Atal Bihari Sahib, led by Manmohan Sahib. All these people did deliver very good results to public in name of non-stable governments, and these non-stable governments worked well, efficiently, permanently, and we have seen today's status of India based on those stable governments. While stable government was allowed, presented, and was allowed to Dr. Modi for 5 years, 2014 to 2019, he did deliver nothing except useless talks for hours together. He did nothing. Our MPs did nothing. Our MPs have no value at all, because these MPs are either spoons and cauldrons or patilas to their leaders. Those are leaders, the Prime Minister, or those are leaders, Rahul Gandhi or Congress. I don't know, I think number one. Yes, our MPs did not dispose their responsibility. Their responsibility will confine to only their leaders. Their responsibility not confined to public of India, Bharat voters. We voted them to power, but they did not listen to us. They did not care for us. So our MPs have resulted in sabotage of future of our country. And these 5,000 about MLAs in India, Bharat, and all these 550 MPs, they belong to a few classes of families. For example, 550 MPs are there. They come from around to, you can say, families of few 2,000 people. Every time they are repeated in this election, that is either from BJP or from Congress or from the party. And similarly, these MLAs, they are repeated. Public in common is not coming to parliament. They are not coming to assemblies. This is a problem in our democracy of this country. We have to resolve this. We have to think ourselves. We are not to just follow blindly, just like lambs to these people. Honorable Prime Minister, Honorable Minister of Honorable opposition leader, because these people are not contributing anything to our country. Our public is not getting any benefit from these leaders. Now our public is just wasting our time. They just think that in 5 years our duty is just to go to polling booth in one day and sign on their appointment. That is a vote. We just stamp vote on EVM, just put switch, press it, and that's all. This is what our leaders think. They don't care for us. If they had cared, they would have to our consequences. That is the reason I am talking to you about this, that we should care about our future of this country, not care about MP or PM. We should elect our own MPs. We should not depend on political MPs. There's an MP of BJP or MP of
Congress or MP of SP or BSP, and our BSP, SP, and whatever parties are there. Our Prime Minister is saying a stable government can be formed, and just because by BJP. This means that only BJP can form a stable government, and he is calling this whiskey, or you can say narcotism, to other parties. Means all other parties are adulterated, other parties are, you can say, hard drinks, and only ambrosia is, only Amrit is Dr. Modi and BJP. This is overall conclusion that has been derived from Dr. Modi's speech. His speeches are not limited. His speeches are not linked to real performance that he delivered in these 5 years. If you open manifesto of this BJP that was released in 2014, we will see that nothing has been implemented. Mr. Dr. Modi is not in capacity competently to respond to these points that were included on the manifesto. He cannot answer any of that. He cannot respond. If he is so courageous, he should open manifesto, talk about its points to the public, and explain what achievements he has made. He's explaining relevant issues. He's explaining nothing. In black money, he's talking nothing, because in the first step which this government did at the time, just after accessing the office of PMO, that SIT was constituted, SIT in relation to black money, that was ordered by SC, and that SIT has spent 60 months so far. What achievements SIT has delivered is not known, and Dr. Modi, Honorable Prime Minister, is not talking about that, where that MB Shah's SIT is, what he has done, what achievement was done, what happened to black money that was slashed per allegations of BJP into foreign banks and switch, and that amount was claimed to be estimated claim to be 200 crores, because everybody was to be given 15 lakhs by transfer to accounts, but nothing has happened so far. And there's no one point. I'm just giving you in English this translation of what I wanted to say in Hindi. That means we should depend on ourselves. We are sovereign people in this country. Government is not sovereign. Our sovereignty comes to us. Means we as people, as voters of this country, citizens of this country, are called sovereign because we have got strength and power from kings, which were leaders, or which are heads, which were in charge of this country. Now we as voters, a combined body of voters, combined institutions of voters, or citizens of this country, 130 crore public and 90 crore voters, are sovereign. We should consider ourselves, we should take into our calculations that we are kings together, not Prime Minister and not opposition leaders and not other leaders. We have to maintain this country. We are not to depend upon slogans like Bharat Mata Ki Jai, like Vande Mataram. We have to prove it that we are Bharat Mata Ki Jai. We have to prove that we are worth Bharat, we are worth world. This is what we have to prove. We are not to show bhakti or devotion to these political leaders. We have to show bhakti, devotions to our country, to our world, to this solar system, to universe, and to all. That then we can be called real devotees. We are not Modi's devotees, and we are not Rahul's devotees, or we are not any other political party's devotees. We are devotees of our own. We have to make our own. We have to keep our future in our hands. We have to think. We have to keep moving. It's not that only political leaders are dependent. Our MPs are not responsible. Our MPs have not proved they're responsible. They didn't know their job. They just wanted to keep flecting. They just to give head down before Prime Minister, before opposition leaders. This is what our MPs used to do. But they should have been our representative. They should have been reporting to us, but it didn't happen. Even we could not even access to them. It means there's no meaning of being MP in our country. MP means just a position to sit and raise hands in Lok Sabha and do nothing else. No meaning of anything. They don't understand. They cannot do it. Either they should be scrapped out, Constitution must be amended, or they should understand their responsibility. They are being paid. They are not free. They are being paid a lot of money, a lot of facilities they are availing. Why they should not work? They have to work. So these people who belong to parties, don't expect them to work for you, because they are elected. In fact, they are not elected by us. They are elected by their leaders. They are elected by Congress. They are elected by BJP. They are elected by others. So they are their MPs. They are not our MPs. We have to elect our MPs. This is only summary in this talk, that do not waste your time. Do not waste your power of vote to Dr. Modi or to Rahul or to someone else. You do yourself for your future. India, Bharat waits for you, not for Dr. Modi or Rahul. They are nothing. They are nothing. They are nothing. Believe me. You are everything. You are everything, and you are everything. This is what is. So in reality, be sovereign, be republic, be democratic.
Elect your own. Don't elect theirs. Don't be sold like cricketers. Buy them instead of being sold. They are buying us. They are buying our votes in anything, in any form, by any method, by any formula, by whatever mathematical application. They are fooling us all every time, in every vote, in every election. It may whatever election have been held so far. Election Commission is not doing its duty. Institutions are not doing its duty because they know they want to. They don't want to face these political leaders. All institutions, Election Commission, judiciary, legislature, nobody wants to face this type of people because they know, just like judge, even judiciary is swayed these days because of doctor, because of lawyer, justice lawyer. Nobody wants to face that result, that consequence. So our result is only achieved if we are strong, we are smart, we are brilliant, we are intelligent, we are up an examination. Actually, they say elections are an examination for politicians. No, I will not accept that. They know they will win. All leaders know. They have estimate. They have surveys. Everything. Their surveys are released. This party will get so many seats and that party will get so many seats. So they know what they are. They know destinations. They know this. So they will require for you. But we don't know our seats. BJP says they will get this seat. Congress says we will get this seat. But what we will get, we don't know. Our test is election. We have to see how we conduct in this election ourselves. I have to see who shall go by my vote to parliament. I don't intend to vote to BJP. I don't intend to vote to Congress because they cannot be mine. They can never be mine. I do not belong to them and they do not belong to me because they are political robbers. I call it political commerce, political business. They are buying my vote by telling me anything which can never occur. They can even tell me I'll bring sun to you, and they cannot reach sun and they can never bring it. So why to believe them? Time has come, we should reject all these political parties, kick them out from our political system, and let them do job of sweeper or anything else, what they want to do. They are even worse than that. At least sweeper does something, PM does something, office boy does something, but these people don't know anything. If a PM goes with 50, 60 cars around him and SPG around him, what PM is for public? Why somebody will kill PM, murder PM? For what? Nobody is that. It's only our status we are showing. Oh, I am driving my BMW car. I have so many cars surrounding me for security. This is what is happening. My money is wasted like this, and I'm allowing that wastage. Why am I allowing that wastage? Because I'm fool. Really, I'm fool. It's not dream I'm watching. I'm not viewing dream. I'm knowing fact. I am born fool and I will die fool. In every election, I am fool. I am made fool. I accept this status of being fool and I keep maintaining my foolishness. Oh, I have voted, what I shall do with that? It's my job I have done. But no, time is not fool. Watch is not fool. Sky is not fool. Bharat is not fool. Only I am fool as voter. My political leaders, I am masters. They lead me. They do everything for me in capacity of nothing. They are doing every day for me, 18 hours, 20 hours a day, but nothing for me. They are doing for them. I am fool because I am accepting them. I am fool because I am not speaking fine. I am not speaking loudly. My voice is not heard. I am fool because I am not hot. I cannot shout. I cannot cry. I cannot question. I am fool that I cannot raise questions to Prime Minister to respond. I am full because I am watching these TVs which are shops of political parties. I am watching these films at TV channel news. They are speaking anything, they are telling anything, I am accepting. Because I am fool. So there is no one definition of fool. Every sphere in life in our country is foolishness. Election is foolishness. EVM is foolishness. My participation in election is foolishness. Now they are imposing 300 rupees, 350 rupees fine if I don't go to vote. Is this not foolishness? Okay, I will go and use Nota if I don't find any suitable candidate for me. And I think lakhs of people would do that. Because if I don't find any suitable candidate for me, why should I vote in positive manner? I should reject that, give zero vote to all. That's all. If I don't find a suitable candidate, I'm saying in that case. There will be many candidates in every constituency, 20, 30, 40, 50, 60.
Why don't I find one candidate out of that? Why do I think I should find a candidate only from 2 or 3 parties? Congress, BJP, or someone else? Why my choice is limited? Why I am limited? Why I don't expand myself? Why do I diversify myself? Why don't I stretch my soul and my body and my mind to know the facts? I can't find. Why don't I have a capacity to ask CV of all candidates? Why don't you ask them, give me your past records and your all details? Let me appraise your status, your character, your efficiency, your position, your status. Why don't I have this status? Why I am all time considered my fool? It is my duty just to go and vote, and that's all. I don't know my position. I don't know his position. I don't know what he'll do for me. Is it good or bad? Is educated or illeducated? Is honest or dishonest? He is committed or not committed? I don't know anything. I just vote. I know Rahul and I know Modi, and that is it. My job is, I know Mayawati and I know Akhilesh and I know whosoever is there, and that's all. Is that only vote? Is that only democracy? Is it only my consideration? Is it only my scope of understanding of politics? Why I think only that? Why I'm a limited person? Why I'm not unlimited? I have to open my mind, my soul, my eyes, my nose, my brain. Can you open? If you can open, don't talk. Why you waste time in election? Forget election. Open your mind. It's like an examination for voters, not for politicians. We are under examination. It's our test of democracy. All 132 crores people are under test. 80-90 crore voters are under test. We are being tested and watched by examiners of whole world. All countries are watching us, how we conduct. If we cannot conduct in the right direction, with right thinking, with right consideration, with right approach, with right mind, with right eyes and right nose, we are not voters. We are not democratic. We are slaves of these politicians, these rascals, these robbers of country, these families, fixed families. I explain to those families who come only from those families every time in repetition. I am not on sale. I will buy politicians and I eat them. Just like T.N. Sessions used to eat politicians, you have to become T.N. Sessions, eat these politicians. They are worth being eaten because they are looters of this country. They are criminals, uncivilized criminals, not criminals under IPC, under public C. In the public court, they are criminals. All, not one. Therefore, open your eyes, open your minds, and maintain democracy of this country. That is what only my last message is. Don't waste your vote. Don't be sold by politicians, eat them and make them your slaves, your servants. These MPs, elect MP, MP, MP. Don't elect PM, PM, PM. PM is not this election. MP is under this election. Elect yourself. Elect your future. Elect your Bharat. Elect your everything. Elect everything. Elect your nation. Elect yourself. Thank you very much. धन्यवाद. जय भारत. आशा है आप अच्छे रहेंगे. जय भारत, जय विश्व.